हेलो बच्चों, ये हमारे PYQ MCQ सीरीज का थर्ड सेशन है कि इफ x इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ xy माइनस LCM ऑफ xy इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो HCF निकाल लो। तो मुझे एक बात बताओ, HCF क्या होगा? HCF क्या होता है? मिनिमम पावर। ए और बी की जो यहाँ पे जो ए है और बी है, जो भी फैक्टर्स हैं उनके मिनिमम पावर को एचसीएफ लेते हैं। तो देखो, ए इन दोनों के अंदर मिनिमम पावर क्या है? ए है ना, तो ये ए आ जाएगा। और बी की मिनिमम पावर क्या है? बी ही है, 1। तो ये ए बी एचसीएफ हो जाएगा इसका। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम के केस में हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ए क्यूब, ए का तो ए क्यूब उठा लो और बी का बी क्यूब उठा लो। अच्छा, अब क्या करना है? एच सी एफ माइनस एलसीएम करना है। तो उसके लिए ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब कर दो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 1 - a² बी स्क्वायर। और देखो, ए बी 1 - a² b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी, और इसको a² - b² में ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो 1 + ab और 1 - ab। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन राइट है ना। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि 1 + √3 का होल स्क्वायर -1 - √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिखेगा कि इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो कर दो। तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab करना है। तो 2 इंटू ए क्या है? 1 इंटू √3। तो 2√3 हो जाएगा माइनस। अब इसको ओपन करेंगे, 1² माइनस, सॉरी, +3 - 2√3। और अगर इसका ब्रैकेट मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा? 1 + 3 + 2√3 -1 - 3 और +2√3। तो देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या? 2√3 + 2√3 क्या होता है? 4√3 होता है। अब 4√3 एक कैसा नंबर है? रेशनल है, इरेशनल है, क्या है? तो हाँ, क्योंकि इसके साथ में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर इज द आंसर। Now, the third question is what it's saying? The value of a for which ax² plus x plus a is equals to 0 has equal positive root. अब देखो, पॉजिटिव रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं। पॉजिटिव रूट्स के लिए, पॉजिटिव और इक्वल रूट्स के लिए हमको पता है b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसके अंदर जो b है वो क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। माइनस ए क्या है? ए ही है, तो ए पुट कर दो। सी क्या है? वो भी ए ही है, इज इक्वल्स टू 0। तो 1 - 4a² इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 1 को, सॉरी, अगर मैं इस पूरे को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 4a²। यही तो होगा, यही होगा ना। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो ये 1/4 इज इक्वल्स टू a² हो जाएगा। और a इज इक्वल्स टू, फिर स्क्वायर उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? +/-1/2। अब देखो, सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन सी है, कोई +/-1/2 नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि हमें इक्वल और पॉजिटिव रूट्स चाहिए, तो इक्वल और पॉजिटिव रूट्स के लिए हमें यहाँ पर -1/2 लेना पड़ेगा। तो अगर इक्वल और पॉजिटिव चाहिए तो -1/2, और अगर इक्वल और नेगेटिव रूट्स चाहिए तो फिर उसके लिए +1/2 लग जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। ए पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस बच्चों ये है, वाई एक्सिस बच्चों ये है। तो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये। तो अगर ए पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो या तो वो यहाँ पे होगा या तो वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि y के अंदर वैल्यू क्या होगी, 3 होनी चाहिए। वो -3 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। तो इन सारे ऑप्शंस में इसमें +3 है, इसमें -3 है, इसमें +3 है। इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 है। तो इसने पूछा भी यही है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का अगर वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है तो वाई का 3 होना पॉसिबल, मतलब 3 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये होना कंपलसरी है। तो ऑप्शन डी हमारा रिलाय नहीं करता है हमारे कंडीशंस पर। सो द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स if the probability of drawing red ball at a random from the bag this bag is 3/4। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। तो रेड और ये तो रेड की है और ये ब्लैक की है। रेड और ब्लैक में डिफरेंस कितने का है, 10 का ही तो डिफरेंस है। और ये डिफरेंस एक्चुअली में कितना है यूनिट्स में, 1। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। अब ये क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 ही तो होगी। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट। सिंपल अर्थमेटिक है, ठीक है, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px प्लस 3y इज इक्वल्स टू p माइनस 3 एंड 12x प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू p। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि ये बिखरा हुआ है ना अभी। तो p-3 और एक इक्वेशन क्या बोलती है, 12x प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू p। चलो कोई नहीं। अब इसने बोला इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे a1 क्या है p, a2 क्या है 12 इज इक्वल्स टू ए b1 क्या है 3, b2 क्या है p इज इक्वल्स टू यहाँ पे p-3/p। ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इन दोनों को ले लूं तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में p² और ये 36, और एक इन दोनों में से ले लो। p² अगर 36 है तो p की वैल्यू क्या होगी, +/6। अब देखते हैं कि दूसरे केस में क्या होता है, कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p इज इक्वल्स टू p² माइनस 3p। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 6p इज इक्वल्स टू p², है ना। तो p से एक p गया, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। देखो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि +-6 हो सकती है, बट यहाँ पे तो इसने डबल कंफर्म कर दिया कि 6 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर p की वैल्यू 6 ही है, 6 ओनली है। हाँ जी हाँ, आपको इसके लिए अगर मान लो +-2 केस आता है तो तीसरा केस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा केस इक्वल में लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार सॉल्व करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। अब बोल रहा है सेवंथ के अंदर, सेवंथ के अंदर देखो, अब सेवंथ में बोलता है कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द मेजर ऑफ एंगल सी इज, एंगल सी के वैल्यू
मतलब एंगल क्या होगा। अब एक बात बताओ, 3√3 एंड 6√3, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल में है ना। कौन सा 1/2 के प्रोपोर्शन में, 6 और 12, ये भी 1/2 के प्रोपोर्शन में है। 3.8 और 7.6, ये भी प्रोपोर्शनल में है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल में है इसके, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये वाला एंगल, ये 80 और 60, 80 और 60 कितने होते हैं, 140। 140 हो ही गया, तो बचा कितना, 40 डिग्री। तो यहाँ ये वाले एंगल की भी वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि tan 2a इज इक्वल्स टू 3 tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज। तो देखो, ए की वैल्यू पूछ रहा है, क्या 90 हो सकती है क्या। 90 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ, 92 जा 180 हो जाता है, वो हमको सिलेबस में नहीं गिवन है, तो ये नहीं हो सकती। 60 रखेंगे तो 62 जा 120, 120 भी सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। 45 रखेंगे, 45 टू जा 90, 90 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट और 1045 रख दूंगा, तो ये 1 1 into 3, तो एक जगह इनफाइनाइट बनेगा और एक जगह 3 बन जाएगा। तो क्या ये इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर मैं 30 पुट करूंगा, तो ऑप्शन क्योंकि डी है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लेंगे। 32 जा 60, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। फिर 30 रखेंगे तो 10a, तो ये हो जाएगा 3 into 1/√3। तो √3 से 3 कैंसिल होगा, तो √3 तो बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन डी ई मेरा कंफर्म हो गया। देखो, क्वेश्चन 9 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो, ऑप्शन ए है, ये क्या बोल रहा है कि साइन 20 इज ग्रेटर देन 7 साइन 70। साइन के अंदर 0 से 90 के बीच में जाने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो साइन 70 की ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए साइन 20 से। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फिर उसके बाद में साइन 20 और कॉस 20 के बीच में कंपैरिजन है। तो देखो, साइन 20 की वैल्यू 0 से 90 पे जाने पे बढ़ती है, तो ये अभी बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी। और ये क्या है, बढ़ी हुई है, पहले से ही है। तो साइन 20 और कॉस 20 के बीच में कॉस 20 हमेशा बड़ा होगा। आप एंगल्स वाली टेबल्स को जाकर के देख लेना। तो ये वाली बात भी गलत है। अब एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस के अंदर वैल्यू 0 से 90 के बीच में जाने पर वैल्यू बढ़ती है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ती है, तो मुझे आप ये बता दो कि कॉस 20 की वैल्यू ज्यादा होगी, और मतलब जितना ज्यादा एंगल की वैल्यू होगी उतना कम उसका वैल्यू आएगी, उसका मतलब जित कॉस 20 और कॉस 70 में जितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा वैल्यू कम होगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बाकी रह गई बात ये वाली, तो ये तो ऑब्वियसली गलत बात है। ये बोले 1020 और 1070 के बिटवीन, तो ये वैल्यू तो मतलब 1020 और 1070 के अंदर भी ये रिलाय नहीं करता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि 10 के अंदर भी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10, a 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is। तो देखो, इसके अंदर कैसे करना है इसको, कि एक रोप है जो एक पोल से बंधा हुआ है और दूसरे एंड पे ग्राउंड से बंधा हुआ है, जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 30 मीटर, और जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, पोल की हाइट इसने पूछी है। तो देखो, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, साइन का। एंगल कितना बन रहा है, 60, तो P/, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस 30 है। ट्रांसपोज करोगे तो 30 √3/2 इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। तो एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15√3। ऑप्शन कौन सा है क्या इसके अंदर? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी 11th क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? एक बोल रहा है कि एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो वुडन क्यूब का साइड 7 सेंटीमीटर है। वुडन क्यूब बना देते हैं। वुडन क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, बनेगा ना? देखो, और जिसकी साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है? 0.35। अगर बताओ, डिप्रेशन अगर बनाएंगे तो वो सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? सर्कुलर ही होगा। तो ये एक तरह से ऐसे ही है कि टॉप से हम क्या कर रहे हैं? खड्डा कर रहे हैं लाइन से, है ना? यही कर रहे हैं ऐसे। तो इसकी डायमीटर, जितनी डायमीटर जो है, एक सर्कल एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कितने हो सकते हैं लाइन से? ये लाइन से 7 सेंटीमीटर की लेंथ तक ही हो सकते हैं। तो बोल रहा है आर टू बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग आउट द वुड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। कितने मैक्सिमम नंबर के डिप्रेशंस हैं जो हम लोग बना सकते हैं? ठीक है, तो देखो इसकी डायमीटर पहले तो यहाँ से नाप लेते हैं। देखो यहाँ से भी ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी ये 7 सेंटीमीटर ही है। तो 7 सेंटीमीटर को, क्योंकि 0.35 रेडियस है तो डायमीटर क्या होगी? अगर रेडियस 0.35 है तो डायमीटर होगी 0.7। तो 0.7 मतलब 7 सेंटीमीटर की लेंथ को आपको डिवाइड करना है किससे? 0.7 से। तो ये डेसिमल जाएगा तो ऊपर जीरो हो जाएगा। तो 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 70। इस लाइन से तो 10 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 10। और सेम यहाँ पे भी होगा कि इस लाइन में भी कितने बन सकते हैं? 10। और 10 और 10 को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो कितने डिप्रेशंस निकाल सकते हैं हम लोग? 100 डिप्रेशंस निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जैसे 12 है, 12 में क्या बोलता है कि द cumulative frequency for calculating median is obtaining। मीडियन का फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो उसके अंदर जो CF होता है ना, वो क्या होता है? अब ये पूछ रहा है क्लास अप टू द मीडियन क्लास। क्या जितना मीडियन क्लास है उसी का CF लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लास फॉलोइंग द मीडियन क्लास, फॉलोइंग द मीडियन क्लास मतलब उसके अगले वाला CF लेते हैं क्या? नहीं। तो क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, तो उससे पहले वाला CF लेते हैं, ना कि मीडियन क्लास के बराबर और मीडियन क्लास के बाद वाला। ठीक है, उससे पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है ना? ऑल क्लासेस बताओ, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। देखो, इफ मीन एंड मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 11, तो वो इसमें आपको पता है कि क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है। तो क्या क्या गिवन है? इसने मीन और मीडियन दे रखे हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। मीन दे रखा है 10, तो ये तो हो जाएगा 20। और मीडियन दे रखा है 11, तो ये हो जाएगा 33। 33 में से 20 गया 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14, in the adjoining figure, AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle. The center of both the circle is O. If AB is equals to 2R and
OP इज इक्वल्स टू R, देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज, तो लार्जर सर्कल का रेडियस क्या होगा, यही पूछ रहा है ना ये वाला। तो देखो ये कितना है R, ये कितना है 2R गिवन है क्वेश्चन के, मतलब ये ए बी पूरा 2R है, तो ये कितना होगा बताओ, R होगा। तो अगर ये R है, ये R है, तो ये क्या होगा, R² प्लस R² का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2R²। आर R² का स्क्वायर रूट क्या होगा R, और ये 2 रूट के अंदर 2, तो ऑप्शन कौन सा है डी, √2R। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज। तो देखो, जो एक सर्कल, ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को इंस्क्राइब करें, वो सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ या तो वो क्या है, स्क्वायर है, या तो वो फिर एक रोम्बस है। ठीक है, ओके, या तो वो एक स्क्वायर है या तो वो फिर एक रोम्बस है। तो रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब एक साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो सारी साइड्स क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 16 में कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो E जो है वो AB पर कोई पॉइंट है, और F जो है वो AC पर कोई पॉइंट है, और ऐसा है कि AE और EB, मतलब AE 1 यूनिट है और EB 2 यूनिट है, और AF 1 यूनिट है और FC 2 यूनिट है। तो इसका रेशियो अगर सेम है तो BPT का लग गया इसमें थ्योरम। तो BPT थ्योरम जब लग गया तो हम क्या कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, बोल रहा है कि EF इज इक्वल्स टू 2BC। तो इसको अगर मैं देखूं तो EF अपॉन BC, अगर इसको ट्रांसपोज वगैरह कर दे तो 2/1। तो EF कहाँ है, EF इज ट्वाइस द BC, नहीं भाई, EF तो बेचारा छोटा लग रहा है, छोटा ही तो होगा। तो दूसरा कौन सा है, BC, दूसरा कौन सा है BC इज इक्वल टू 2EF, तो BC अपॉन EF इज इक्वल टू 2/1। तो BC ट्वाइस है और EF 1 है, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये बोल रहा है EF इज थ्राइस, नहीं भाई ये कहाँ होता है, सेम ही तो रेशियो होते हैं BC, और ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल Px ऑफ डिग्री 3। तो एक बात बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो जीरो 1 होगा, डिग्री अगर 2 है तो जीरो 2 होंगे, डिग्री अगर 3 है तो जीरो भी 3 ही होंगे। तो हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, अधिक से अधिक 3 अलग अलग जीरो हो सकते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस का पेयर थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग एट ऑन टॉप फेस एट मोस्ट 10, एट मोस्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स 10 होना चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 10। एक बात बताओ, इसके जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। अब देखो, दो ही आउटकम ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा बनेंगे, वो कौन से हैं भैया, 6 और 5, और 5 और 6, और एक है 6 और 6। ठीक है, ये तीन आउटकम्स हैं जो 10 से ज्यादा बनेंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो 36 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 33। और अब यही 33 आउटकम्स ही तो हमारे हैं, मैक्सिमम 10 आना चाहिए, तो 10 तक कुछ भी आ सकता है, तो वो कितने हैं 33, और टोटल कितने हैं आउटकम्स 36, तो 33 में से 36, तो ये तो भाई साहब 11 से कट जाएंगे, ये भाई साहब 12 से कट जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब कहता है 19 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 4n 4n ends with 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 16 आता है, और 4 करूं तो 4 4 जा 16, और 16 का 6 6 4 जा 24, तो 24 आ जाएगा। फिर 24 को अगर मैं मतलब लास्ट यूनिट 4 आ रहा है, फिर वापस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो ये तो क्या है, ये तो आगे बढ़ता जाएगा ना, 6 6 6 6 6 6 6 आएगा, है ना। तो जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर अ नंबर एक्स हैविंग 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब वो 10 है, उसके लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो कोई भी उसका कितना भी उसका एक्सपोनेंट कर लो, उसके लास्ट में जीरो आना ही आना है। तो इसीलिए बोल रहा है एज इट्स प्राइम फैक्टर्स एक्स एन ऑलवेज एंड्स विद डिजिट जीरो फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। अब देखो, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। टेंजेंट्स हैं जो सर्कल के हैं, अगर वो डायमीटर पे ड्रॉ होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज ऑलवेज। और दूसरी बात बोल रहा है कि एक आउटसाइड पॉइंट है, उससे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होंगे। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी। दैट्स इट फॉर वीडियो, we'll meet in another video. Till then, have a nice day, take care, bye.